कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो होती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो होगा, साइंस का साइंस का ये सेकंड रीड एंड पास वीडियो है। रीड एंड पास वीडियो है। बात समझे कि नहीं? और इसमें फिर से हम लोग 40 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में और अच्छे से जो क्वेश्चंस आने वाला है और जा करके वहाँ पर गर्दा उड़ा सके। बात समझे कि नहीं? तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को देखना है, तैयारी करते रहना है। तो इसको हम लोग जो है बहुत ही कम समय में थोड़ा-सा इसको 40 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे? पहला तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होंगे? आपको 2 नियम होंगे, ठीक है ना? भाई साहब देखिए, जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, रीड एंड पास का साइंस का, प्लस उसके पहले एसएसटी का 3 वीडियो है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं। आप लोग जाकर के उसको ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें हम लोग चर्चा किए हुए हैं। पढ़ लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। करेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 गो नियम है। प्रकाश का अपवर्तन के भी कहेगा तो 2 गो नियम हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना? तो अब देखिए, कहेगा प्रकाश के परावर्तन जो होगा वो कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। एक जो होगा नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है ना? परावर्तन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। किसी भी वस्तु को देखने में सबसे बड़ा जो भूमिका वो कौन निभाता है? किस प्रकार का प्रक्रिया होता है देखने में? तो परावर्तन की प्रक्रिया सबसे मेन भूमिका निभाता है, ठीक है ना? करेगा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, दाढ़ी बनाने में हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। सोलर कुकर में कहेगा सौर्य कुकर, ठीक है ना? सौर्य कुकर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, या सोलर कुकर में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। हेडलाइट या सर्च लाइट में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण का प्रयोग याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में। बात समझ रही? अच्छा, स्ट्रीट लाइट कहेगा, स्ट्रीट लाइट में भी जो होता है गली उली में, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? आपको साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन कभी भी मात्रक जो होता है उसका नहीं होता है। तो आवर्धक क्या होता है? मात्रण भ्यूक होता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना? अ, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो दोनों मीटर मीटर सेम एथी में होगा, यूनिट में होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो यहाँ पर मात्रक रहेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन का है क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कह रहा है क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है नेत्र से रिलेटेड। बात समझे कि नहीं? इसलिए इस क्वेश्चंस को जो है ना अच्छे ढंग से याद करके रखिएगा। कह रहा है क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण, तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाला जो होगा प्रकाश किरण, उसका प्रकाश किरण, तो उसका अपवर्तन जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है? बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर रखिएगा, कॉर्निया का जो बाहरी पृष्ठ होता है, बात समझे कि नहीं, ब्लैक वाला, ठीक है ना? वहां पर जो होता है इसका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो न्यूनतम दूरी जो है, अगर बहुत लड़कियां कंफ्यूज होकर फर्स्ट टाइम 25 देखेगा मार देगा, यहाँ मीटर है, हमें क्या देखना है? सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है ना? और अधिकतम दूरी अनंत होता है, अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है ना? याद रखिए। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, प्रिज्म का, क्या मारिएगा? प्रिज्म। एम्पियर घंटा मात्रक किसका होगा? तो देखिए, एम्पियर कह रहा है, तो एम्पियर कह रहा है, यहाँ पर घंटा लगाया हुआ है। बात समझे कि नहीं? एम्पियर आपको पता ही है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर भाई साहब विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है ना? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, कि एम्पियर घंटा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, शक्ति जो होगा, बात समझे कि नहीं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बात समझे कि नहीं? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, बात समझे कि नहीं? कूलाम होता है। ऊर्जा, एम्पियर घंटा, बात समझे कि नहीं? यहाँ ऊर्जा कह रहा है, बात समझे कि नहीं?
तो अब अगर हम प्रकाश की अगर हम मतलब ऊर्जा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में करेंगे तो यहाँ पर एम्पियर घंटा का प्रयोग कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हालांकि देखिए, क्वेश्चंस जो होता है ना, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस उलझाने के लिए पूछते रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहेगा कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो निम्न में से कौन सा संबंध जो होगा वो सत्य होगा। तो आप याद रखिएगा, V बराबर आई आर, आपको पता ही होगा, सी नंबर 8 का सी जो है, हमेशा एग्जाम में आपको पूछते रहता है, ये क्वेश्चंस याद रखना होगा, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको ओम का नियम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा। करे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा, फिर शक्ति आ गया तो वाट हो जाएगा, शक्ति आ जाएगा तो वाट हो जाएगा। पिछला ही वीडियो में हम लोग वोल्ट वगैरह एम्पियर वगैरह की बात किए थे, तो इसमें फिर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब कर रहा है क्या, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो अगर चुंबक के भीतर कहेगा, ठीक है ना, तो चुंबक के भीतर और चुंबक के बाहर दोनों तरफ में अलग अलग होता है, बात समझे कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण, ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, अंदर दक्षिण से उत्तर और बाहर जो का उत्तर से दक्षिण। किसी नरम लोहे की धारावाही कुंडली के लिए गर्म रखने के लिए क्या किया जाए, तो क्या बनता है, तो चुंबक बनता है, बात समझे कि नहीं। तो नरम लोहे से किस प्रकार का चुंबक बनेगा, बात समझे कि नहीं, विद्युत चुंबक, बात समझे कि नहीं। क्या बन जाएगा आपका, विद्युत चुंबक बनेगा। अगला क्वेश्चन करें कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो भाई साहब देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यानी जो होता है जो बड़े बड़े मतलब घर में या कारखाना वगैरह में जो यूज किया जाता है, बात समझे कि नहीं। तो वहाँ पर यूनिट के रूप में आपको पता ही है कितना यूनिट उठा, इस तरह का जो होता है हम लोग देखते हैं, एक किलोवाट घंटा के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक किलो मतलब कि यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट, बात समझे कि नहीं। तो इस तरह का यूज किया जा सकता है। करे क्या कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन होगा, सूर्य होगा। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय जिसको नया किया जा सकता है तो कौन होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। करे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। अब देखिए, साग सब्जी जो है भाई साहब, वो गल सड़ करके, बात समझे कि नहीं, वो मतलब कि वो कंपोस्ट बन जा रहा है, खाद वगैरह बन जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बात समझे कि नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दूसरा करेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपको 4-5 चीज को याद रखना होगा सूत्र में, क्योंकि हम आपको इसका वीडियो भी बनाए हुए थे कि सूत्र याद करने के लिए आपको वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा 3-4 चीज़ का, और अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम निकल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगमरमर का रासायनिक फ़ॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है ना? तो संगमरमर का रासायनिक फ़ॉर्मूला क्या होता है? आपको पहले भी हम बताए हुए थे, CaCO3 संगमरमर का फ़ॉर्मूला क्या होगा आपको? थोड़ा-सा आपको यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस आपको एक तरह का नहीं ना पूछेगा, हम आपको एक बता दें, बात समझे कि नहीं? बोल दें भाई साहब ये याद कर लीजिए, ठीक है ना? और पता चलेगा क्या कि आप गए वही याद के चले गए, और क्वेश्चंस क्या हो रहा है कि आपको बदल के पूछ दे रहा है। क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चंस बदल के पूछ दे रहा है। तो अब वहाँ पर दिक्कत हो जाता है लोगों को। तो भाई साहब वहाँ पर एक कोई भी चीज़ एक पर आपको निर्भर नहीं रखना है, 4-5 आप याद करके रखिए, ठीक है ना? इसलिए क्वेश्चंस हमेशा क्या होगा, घु मतलब कि एक की जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन घुमा-घुमा के पूछते रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है, संगमरमर का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा फ़ॉर्मूला, ठीक है ना? CaOH यहाँ का तो इसका फ़ॉर्मूला हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, बात समझे कि नहीं? CaOH का होल ट्वाइस भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना, क्या हो जाएगा? भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना, बात समझे कि नहीं? अच्छा, बुझा हुआ चूना हो रहा है। CaO, इसी को हम लोग कली चूना कहते हैं, कली चूना, क्या बोलते हैं, कली चूना, ठीक है ना। या फिर इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर कली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक होता है आपको जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला। तो अब देखिए जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है, और एक होता है आपको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये दोनों का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस मतलब थोड़ा बहुत का अंतर है, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर CaSO4
जिप्सम कहा है तो इसमें जल ज़्यादा होगा तो 2H2O। पीओपी कह रहा है तो पीओपी में कुछ नहीं करना है, CaSO4, इसमें जल जो होता है आधा होता है तो सेमी, बात समझे कि नहीं, सेमी हाइड्रोजन हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछेगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद रखिएगा, विरंजक विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा CaOCl2, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। यहाँ पर इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और आपको तो जैसे कि आपको बता रहे हैं हम, अ, अ, आपको ठीक है, चीनी का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है ना, खाने वाला सोडा, चीनी और ग्लूकोज C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6, खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा या धोवन सोडा, बस समझ गया, बेकिंग सोडा, ठीक उसी को हम लोग बोल देते हैं, बस समझ गए, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, धोवन सोडा। तो Na2CO3 इंटू इंटू 10H2O, बात समझे, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है ना, इतना आप याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। करेक्ट है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बस समझ नहीं। अब ये देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यहाँ पर क्षार हो जाएगा। आप देखिए नीला, नीला, अब देखिए नीला अगर कहेंगे तो नी से नीला हो गया, ला से लाल होगा, तो नीला अगर लाल करेगा, बस अभी क्या होगा, कोई लीला लिटमस पत्र को लाल या लाल कर दे रहा है या मतलब अम्ल हो गया, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बात समझे कि नहीं, लाल लिटमस पत्र को बात समझे कि नीला किया जा रहा है तो क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लाल लिटमस पत्र को और कोई नीला कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। करेंगे दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः जो होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। अब आप ध्यान दीजिए भाई साहब, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम लोग का दांत होता है ना, बात समझ नहीं, वो वहां पर बहुत सारा रसायन वगैरह उस पर जो है मतलब परत की तरह चढ़ देता है, पीला कलर का हो जाता है, तो वहाँ क्षारीय प्रयोग करके, बात समझे कि नहीं, वहाँ से जो होता है अम्लीय, वो जो हमारा दांत पर जो रहता है वो अम्लीय रहता है, ठीक है ना। तो उसको अम्ल को खत्म करने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं कि नहीं करते, उल्टा, तब ना उदासीन होकर खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्षार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा। तो चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11, ये 24H2O, ये जो होगा आपको कहीं देगा कहीं नहीं देगा, बात समझ गए, C12H22O11 आपका सही होगा, ठीक है ना। और C6H12O6 ये ग्लूकोज का हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। अब अगला देखिए कर रहा है क्या, सोडियम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात समझे कि नहीं, OH, सोडियम NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बढ़ता है, तो Na हाइड्रोक्साइड अगर करेगा, NaOZn+H2, तो अगर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके, जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, Na2ZnO2+H2, यहाँ पर H2 बाहर निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, सोडियम NaOZn, Na2ZnO2 तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सबसे कम अगर कहेगा भाई साहब धातु का गलनांक, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, धातु का गलनांक सोडियम का सबसे कम होगा, बात समझे कि नहीं। और आपको पता ही है हथेली पर रखते हुए पिघल जाता है, बात समझे कि नहीं। अब या इसको सोडियम को कहाँ संजो कर रखा जाता है, किरोसिन तेल में, नहीं तो क्या करेगा, बाहर रखने पर आग पकड़ लेता है, बात समझ गई, ये सबसे मतलब कि लिथियम वगैरह, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सब चाकू से आराम से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन का है क्या, सी, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात समझ गई, CHO, बात समझ गई, ये कीटोन का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 22 का आपको क्या रख याद रखना है, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ना होता है, CHO एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, बात समझे कि नहीं। 22 का आपको क्या याद रखना है, C याद रखना है, बात समझे कि नहीं। CHO का फॉर्मूला क्या होता है, COH, एल्डिहाइड, COH किसका होता है, एल्डिहाइड का, क्योंकि ऑक्सीजन 2 को बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का एगो बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखने वाला बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन कौन कह रहा है, यहाँ पर से हाइड्रोकार्बन कौन सा है, हाइड्रोकार्बन C6H12O6, हाइड्रो और कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी और एच, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, इससे हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एथीन कह रहा है ईन है, देखिए एल्केन एल्कीन, तो एल्केन एल्कीन जोड़ दे छोड़ दे, बस समझे कि नहीं, तो जोड़ दे छोड़ दे यानी दो दो चार, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी, बस समझे कि नहीं, CnH2n, यही ना फॉर्मूला होता है, CnH2n+2, एल्केन एल्कीन एल्काइन का CnH2n-2, तो जोड़ दे छोड़ दे जोड़ दे, यहाँ छोड़ दे मतलब घटा दे माइनस कर दे, यही ना फॉर्मूला होता है। अगला कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या होता है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एसिटिक का एथेनोइक होता है, बस समझे कि नहीं, एसिटिक का क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक का जो तत्व होते हैं भाई साहब, वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय, बात समझे कि नहीं? वर्ग एक के तत्व क्या होंगे, क्षारीय होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व होगा, शून्य समूह का तत्व क्या होगा, हीलियम होगा, एच, हीलियम होगा, बस समझे कि नहीं। अब अगला कह रहा है कि स्वपोषी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होगा, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, मतलब आपको एक और आपको प्रयोग शब्द यूज होता है, ठीक है ना, वहाँ पे याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, तो वहाँ पर भी होगा। प्रकाश के जो मतलब पेड़ के जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा हरित लवक, हरित लवक, या उसी को कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल, ठीक है। पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उसे अस्टोमाटा कहते हैं, अस्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना, अस्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में दो प्रकार के उत्तक होंगे, एक जाइलम होगा, जाइलम होगा, याद रखिएगा जाइलम जल को ले आता है ऊपर, और फ्लोएम होता है, फ्लोएम, फ्लोएम होता है, वो फ्लोएम जो होता है पत्तियों में जो भोजन बना रहता है वो सभी जगह पर लेके जाता है, मतलब कि पौधे के सभी अंगों तक, ठीक है ना। तो फ्लोएम किसका ले जाएगा, ये भोजन को ले जाता है। जाइलम किसको ले जाएगा, जल को, जड़ से क्या करेगा, खनिज लवण और जल को ले जाएगा पूरे पत्तियों तक, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा हो जाएगा भाई साहब, रंध्र के द्वारा, जिसे हम लोग अस्टोमाटा अभी जस्ट बात की है। कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल जो होगा वो किस प्रकार के श्वसन में बनेगा, अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धमनियों का कार्य क्या होगा, तो धमनी का जो कार्य होता है वो शुद्ध रक्त का वाहन करना, बस समझे कि नहीं, सीरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त का वाहन करना, इसीलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 32 का क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो हृदय का धड़कन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, बस समझिए कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सोडियम क्लोरीन और फास्फोरस उसको क्या होता है, सभी की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तब पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, बात समझिए कि नहीं, फूलों के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, तब पराग कोश में क्या होगा, पराग कण होगा, पराग कोश में क्या होगा, पराग कण होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु होता है, केचुआ क्या हो जाएगा आपका, उभयलिंगी जंतु हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो अनुवांशिक विभिन्नताएं किसमें की मतलब किसके, डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, अनुवांशिक पुनर्योग के कारण, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा, मटर को प्रयोग में कौन लाया था, जॉर्ज मेंडल के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। 39 नंबर क्या कर रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, जो साग सब्जी, जो शाकाहारी हैं उन्हें प्राथमिक जो साग सब्जी खाएंगे, और शाक वगैरह घास वगैरह क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे उत्पादक, उत्पादक कहते हैं उस उत्पादक को, जो पहली बार खाएगा शाकाहारी, और शाकाहारी को जो खाता है मांसाहारी, या जो सब खाता है सर्वाहारी, ठीक है ना। और जो उस सभी को खाएगा उसे अपघटक कहते हैं, बात समझे कि नहीं। सबसे अंतिम में आता है
खाद्य श्रृंखला में अपघटक, अब प्रथम में उत्पादक आ जाएगा पेड़ पौधा, ठीक है ना। तो अगला लास्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि 40 नंबर में कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल भाई साहब कौन सा हो जाएगा। देखिए समुद्र भी है, बात समझे कि नहीं, वन भी है, ठीक है ना। तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल अगर हम लोग देखेंगे, जैव विविधता जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वन भी होगा इम्पोर्टेंट और समुद्र भी होगा। लेकिन अगर दोनों में देखिएगा तो समुद्र सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे है। जैव विविधता का विशिष्टता वन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में ये दोनों एक जगह नहीं देना चाहिए, अगर ऐसा देगा तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समुद्र भी इम्पोर्टेंट है, वन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आई होप कि ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा, वीडियो मज़ा आया होगा देखने में, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा ग्रेड एंड पास का 40 क्वेश्चन लेकर के बिल्कुल बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।